हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। टॉपिक हमारा प्रिवेल कर रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की हम क्लास 01 देख चुके हैं बच्चों। हमने स्टार्ट किया है बिल्कुल बेसिक्स के साथ, और वही बेसिक्स की क्लास नंबर 02 आज आपके सामने आ रही है। हमने क्या पढ़ लिया था वो आपके सामने एक बार हम रिकैपिचुलेट करेंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए मेरे साथ। प्रेपोजिशन में बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ने की कोशिश करी थी, और वहां पे हमने बच्चों 5 प्रेपोजिशंस के बेसिक्स को जाना था। यूं तो इन प्रेपोजिशंस के काफी सारे यूजेज हैं, लेकिन जो प्राइमरी यूजेज है, जो यूजेज हर बच्चे को पता होना चाहिए, उनसे हमने इनिशिएट किया था और यहीं से गाड़ी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऑन का हमने यूज पढ़ा था बच्चों, पर या ऊपर। अपॉन का भी मीनिंग यही होता है, पर या ऊपर। ओवर पर या ऊपर, अप पर या ऊपर, और अबव ये भी पर या ऊपर। लेकिन कौन सा पर ऊपर कब यूज करना है, इसके लिए हमारे बेसिक्स और लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। दिशा इज स्टैंडिंग डैश द टेरेस। दिशा नाम की लड़की छत पर खड़ी है। अरे कोई छत पे खड़ा होगा, कोई छत पे खड़ा होगा तो क्या ऊपर की सतह को टच नहीं करेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा। अगर ऊपर की सतह को टच कर रहे हैं तो यहां पे ऑन का यूज बिल्कुल सही है। यहां पे ऑन का यूज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, मंकी जम्प्ड डैश अनदर ट्री, यानी बंदर दूसरे पेड़ पर कूद गया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने के लिए आपको मूवमेंट दिखाया जा रहा है। जब मूवमेंट है, जहां मोशन दिख रहा है, ऊपर की ओर गतिशीलता दिख रही है, वहां पर अपॉन का यूज बिल्कुल सही है। शायद इसी अपॉन को हमने बच्चों ऑन टू के नाम से भी जाना था, इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट आता है ओवर। द फैन इज ओवर माई हेड। द फैन इज ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। भाई साहब ये सही ठीक ऊपर भी हो सकता है और लगभग ऊपर भी हो सकता है। इन किसी भी सूरत में आपको यहां पर ओवर का यूज करना है, क्योंकि जो भी चीज ऊपर है वो आपकी सिर को टच नहीं कर रही है। इसका मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स। इस पोजीशन को बताने के लिए प्रेपोजिशन ओवर का यूज बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट आता है बच्चों अप। द चाइल्ड वेंट अप द हिल। जब भी कोई बच्चा अरे जब भी कोई बच्चा पहाड़ पे चढ़ने की जब भी कोई बच्चा पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करेगा, तो प्यारे बच्चों यहां पर कुछ इस तरह का चित्र बनता है। और इसमें अगर आप देखें तो बेटा नीचे की ओर कुछ करता 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 ऊपर बढ़ेगा। इस केस में हमने पढ़ लिया था बच्चों प्रीवियस क्लास में अप का यूज। नेक्स्ट आता है अबव। अबव को यूज तब करते हैं जब किसी चीज का लेवल पुराने लेवल से ऊपर चला जाता है, या फिर कोई आपसे पोस्ट में, रैंक में, डेजिग्नेशन में, पोजीशन में आपसे हायर होता है, वहां हम अबव को यूज में लेते हैं। द वाटर रोज डैश द डेंजर लेवल। इसका मतलब पानी का जो स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर आ गया, स्तर के ऊपर आ गया। तो यहां पर बच्चों अबव का यूज बिल्कुल सही हुआ। ये बातें हमारी प्रीवियस क्लास की थी। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा था, कृपया जाकर एक बार इस वीडियो को तफसील से देख लीजिएगा, ताकि आपको आगे की रामायण अच्छे से समझ आ सके। चलिए बच्चों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो भाई यहां पे हम आज पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रेपोजिशन नंबर 6, जिसका नाम है इन। उसके बाद आएगा नंबर 7, जिसका नाम है इनटू। ध्यान से समझो, इनको भी आप हिंदी में कहते हो भाई अंदर या फिर में। अरे हाँ या ना। और इनटू को भी आप कहते हैं अंदर या फिर में। दोनों में क्या फर्क है, आओ फर्क करना सीखते हैं। इन दोनों को साथ में रखा है ताकि आप जक्स्टापोज करें और कंपैरिजन के प्रोसेस को इजी करें। इसका मतलब अंदर या में। अरे इनका यूज तब करते हैं जब कोई चीज पहले से ही किसी चीज के अंदर हो, ऑलरेडी इनसाइड। इसका मतलब पहले से ही अंदर। मैंने कहा पहले से ही अंदर। तो जब कोई चीज पहले से ही अंदर होती है, वहां आप इनका यूज लेते हैं भाई। रख हौसला, वो घोंसला भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। ये देखो बेटा घोंसला दिखाई देगा। आइए इसकी हौसला अफजाई करते हैं, या कहें तो घोंसला अफजाई करते हैं। इस वाले चित्र को ध्यान से देखें तो यहां पे अंडे पड़े हैं। भाई साहब अंडे कहां पड़े हैं? अंडे पड़े हैं बंद क्षेत्रफल या फिर
लगभग बंद क्षेत्रफल के अंदर, या तो इनसाइड सम क्लोज्ड एरिया और ऑलमोस्ट क्लोज्ड एरिया। ध्यान से समझो, अगर बात समझे पहले से ही अंदर, किसके अंदर, या तो क्षेत्रफल कैसा हो भाई साहब, या तो बंद क्षेत्रफल हो, या तो बंद क्षेत्रफल हो और या फिर लगभग बंद क्षेत्रफल हो। इस बात को अपने जहन में बैठा लें, या तो बंद क्षेत्रफल हो और या फिर लगभग बंद क्षेत्रफल हो। ऐसे समय पे आप यूज करेंगे बच्चों इनका, जैसे जैसे घोंसले में अंडे पड़े हैं, तो भाई साहब घोंसला तो एक लगभग बंद एरिया हो सकता है, पूरी तरह से बंद नहीं तो भाई साहब लगभग लगभग तो बंद है ही। अंडे काफी हद तक सिक्योर तो है ही। जब कोई चीज पहले से ही लगभग बंद एरिया के अंदर होती है, तो हमने अभी अभी एक बात पढ़ी, बोलो कौन सी, इन प्रपोजिशन। तो आप कह सकते हैं क्या चीज, आप कह सकते हैं द एग्स आर डैश द नेस्ट। इसका मीनिंग हो गया अंडे पड़े हैं, बोलो कहां पर। आप कहेंगे सर अंडे पड़े हैं घोंसले के अंदर, जो पहले से अंदर हैं, या तो बंद एरिया के अंदर हो या लगभग बंद एरिया के अंदर हो। भाई साहब आप कमरे के अंदर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब कमरे के अंदर है, ऑलरेडी इनसाइड, तो यहां पे इनका यूज होगा। मछली पानी में तैर रही है, भाई साहब पहले से अंदर है, इन आना चाहिए। आप अगर स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहे हैं, पहले से अंदर हैं बच्चों, इन आना चाहिए। मम्मी किचन में खाना बना रही हैं, पहले से किचन में है, इन आना चाहिए। अरे हाँ या ना, ऐसे समय आपको इनको यूज में लेना है। मोबाइल में सिम है, पहले से है क्या, अगर पहले से है तो इन आएगा, ये रहा सर। तो जब कोई पहले से अंदर होता है, ऑलरेडी इनसाइड, वहां आप इनको यूज में लेते हैं। अब ये ग्लास देखिए भाई, इस पैमाने को देखो, ग्लास, और ग्लास में आपको दिखाया जा रहा है, बोलो क्या चीज, तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस यहां बनेगा क्या चीज, बोले वाटर इज इन द ग्लास, पानी पड़ा है ग्लास के अंदर। अरे भाई साहब पहले से अंदर है, और पहले से अंदर होने के लिए इनका यूज बिल्कुल जायज और वाजिब है। क्या इसमें कोई डाउट किसी, हाँ जी, इसमें कोई डाउट। आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, पहले से अंदर है। अरे रिमोट कंट्रोलर के अंदर बैटरी है, पहले से अंदर है, इन आएगा। आपकी जेब के अंदर 5 रुपए का कॉइन पड़ा है, इन आएगा। डस्टबिन के अंदर गार्बेज पड़ा है, पहले से अंदर पड़ा है, इन आएगा। तो जब कोई चीज पहले से ही किसी बंद या लगभग बंद क्षेत्रफल के अंदर हो, ऑलरेडी इनसाइड सम क्लोज्ड और ऑलमोस्ट क्लोज्ड एरिया, वहां हम बच्चों प्रेपोजिशन नंबर 6 यानी इनको यूज में लेंगे। नेक्स्ट आता है इनटू। अगर हम इनटू को समझने की कोशिश करें तो हिंदी में इसको भी यही कहते हैं बेटा, अंदर या में। लेकिन ध्यान से देखें, इसको यूज तब करते हैं जब कोई चीज अंदर की ओर गतिमान हो। अरे मैंने कहा अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हो, अंदर की ओर, अंदर की ओर प्रवेश कर रहा हो, तब आप यूज में लेते हैं बच्चों इनटू। इसका मतलब हो गया, अंग्रेजी में लिखने की कोशिश करें तो एंटरिंग, एंटरिंग सम एरिया, किसी एरिया के अंदर प्रवेश करने पर। भाई साहब पहले से अंदर होता तो आप इन लगाते, अंदर जा रहा है, वहां इनटू का यूज होगा। ध्यान से देखें, ये है बच्चों सेंट्रल जेल, और यहां किसी अपराधी को, जिसके ऊपर कोई गुनाह साबित हो गया लगता है, इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक बंद एरिया के अंदर प्रवेश कर रहा है। अगर ये बंद एरिया के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो बेटा ये क्लियर केस किसका बनता है, बोल नहीं रहे हो भाई जी, इनटू का। आ जाओ, यहां एक सेंटेंस बनता है, द गिल्टी, द गिल्टी वॉज गोइंग, और मेक इट वॉज बींग टेकन इनटू
इनटू द जेल। कहीं आपके मन में ये तो नहीं आ रहा कि सर ये तो गाउल लग रहा है, जेल तो नहीं लग रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी बातों को साइड में रखता हूं। जिसको आप जेल कहते हो, जिसको आप प्रिजन कहते हो, जिसको आप सेल कहते हो, जिसको आप काल कोठरी यानी डंजन कहते हो, इसी को बच्चों हम इस स्पेलिंग से भी नवाजते हैं। इसको गाउल नहीं कहते, ये जेल लिखने का एक और स्वीकृत तरीका है अंग्रेजी के अंदर। ये भी जेल लिखा है, करेक्ट स्पेलिंग है जेल की। इसका मतलब जो भी गिल्टी था, जिसपे आरोप लगे हुए थे, ऐसा व्यक्ति जिसके आरोप साबित हो चुके थे, ऐसे व्यक्ति को ले जाया जा रहा था कहां पर? जेल के अंदर। अगर वो अंदर प्रवेश कर रहा है तो इनटू का केस, और पहले से अंदर होता तो इनका केस। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? इधर आ जाओ भाई। ये पानी को इसमें पोर किया जा रहा है, अगर इसको पोरिंग कर रहे हैं तो बेटा पानी अंदर घुस रहा है, इसका मतलब ये इनटू का केस है। और अगर पानी पड़ा होता तो इन लगाते, पानी अंदर की ओर जा रहा है, इनटू का यूज होगा। मम्मी किचन में जा रही हैं, अरे हाँ या ना? मम्मी किचन में जा रही हैं तो इनटू आएगा। मामला कहां दिक्कत आएगी मैं बताऊंगा। तो अगर मैं कहूं कि उसने अपनी जेब से कचरा निकाल कर फेंक दिया कचरे पात्र में, जब भी फेंका तो वो गतिशील था। गतिशील होने के लिए आप इनटू लगाते हैं, अरे हाँ या ना? टीचर क्लास में चली गई, जब गई होंगी तो बेटा अंदर प्रवेश किया होगा, इनटू का यूज होगा। मैंने अपने मोबाइल में सिम डाली, जब भी डाली तो इनटू का यूज होगा, और पहले से होती अंदर तो इनका यूज हो जाएगा। इससे मुझे पता लगा कि जब कोई अंदर किसी बंद एरिया के अंदर प्रवेश करता है तब आप इनटू को लगाते हैं, और जब कोई पहले से अंदर होता है तो आप इनका यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सेट ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। यहां आता है बच्चों अलोंग। इस अलोंग को ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग होता है के साथ साथ। मैंने बोला के साथ साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि सड़क होती है और सड़क के किनारे 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 आप चल रहे होते हैं। हाँ जी, सड़क आपसे प्रश्न करती है एम आई रोड? नहीं सर, प्रश्न नहीं कर रही है। रोड का नाम ही है एम आई रोड, दैट इज मिर्जा स्माइल रोड, द फेमस रोड ऑफ जयपुर। ध्यान से देखें बच्चों, अलोंग के साथ साथ ये रही बेटा सड़क। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पे जाती मोटर दौड़ी, और इसके साथ 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 एक व्यक्ति चल रहा है। तो बेटा यहाँ पे यूज होना चाहिए। अरे बता नहीं रहे हो? एक सेंटेंस लिखते हैं, द बॉय द बॉय वॉक्ड द बॉय वॉक्ड डैश द रोड। इसका मतलब एक लड़का है जो कि सड़क के किनारे 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 आगे बढ़ा। ये लो बेटा, यहाँ पे अलोंग का यूज करेंगे, कोई मौका नहीं, फील्डर के पास 4 रन। अरे हाँ या ना? इधर देखो, एक रेलवे की पटरी दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अरे रेलवे की पटरी तो ये रही, और ये लड़का रेलवे पटरी के साथ साथ चल रहा है। आओ सेंटेंस बनाइए। द मैन इज गोइंग डैश द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक अगर ध्यान से देखो तो भाई साहब एक आदमी है, किसी आदमी की बात हो रही है जो किसी रेलवे ट्रैक के किनारे 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 आगे बढ़ रहा है। जाने क्या चाहता है? अगर उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, अगर उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है तो बेटा ये जगह अलोंग को मिलनी चाहिए। अब चाहे कोई सड़क के किनारे चले, अब चाहे कोई नदी के किनारे चले, अब चाहे कोई समुद्र के किनारे 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 चले, अब चाहे कोई रेलवे की पटरी के किनारे 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 चले, अगर कोई आपके घर के पास से होता हुआ आगे बढ़ रहा है तो ये भी अलोंग आ जाएगा। के साथ साथ इस यूजेज को बताने के लिए प्रेपोजिशन अलोंग तैयार होता है बच्चों। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अक्रॉस। बेटा अक्रॉस को हम दो सूरत में यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति पहले से उस पार होता है, जब कोई व्यक्ति पहले से उस पार होता है तब आप अक्रॉस का यूज करते हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी ओपन एरिया को पार करता है। मैंने कहा जब कोई व्यक्ति किसी ओपन एरिया को पार करता है, जैसे लिखो बेटा, या तो उस पार हो या फिर पार करके जाना, दोनों के लिए क्रॉस आता है। आओ मेरे साथ,
जैसे देखो बेटा ये डेजर्ट है। डेजर्ट बाय द वे कैसा इलाका है भाई? क्या इसका ऊपर सतह ढकी होती है? आप कहोगे नहीं सर, डेजर्ट इज बेसिकली एन ओपन एरिया। ये ओपन टू स्काई एरिया होता है। अगर आप रेगिस्तान को पार करेंगे तो आसमान साफ दिखाई देगा। इसका मतलब एक खुला क्षेत्रफल पार कर रहे हैं। आओ बेटा इसका लॉजिक तैयार करते हैं। इसका लॉजिक क्या है, आओ मेरे साथ। खुला क्षेत्रफल, खुला क्षेत्रफल पार करने पर, खुला क्षेत्रफल पार करने पर बेटा यहां आप लगाते हैं, बोलो क्या चीज, अक्रॉस। अगर कोई व्यक्ति एमआई रोड को पार कर रहा है तो ध्यान से देखो, किनारे 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 चल रहा होता तो अलग, लेकिन बेटा ये तो रोड पार करना शुरू हो गए। अगर ये बुजुर्ग व्यक्ति रोड को पार कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों यहां अक्रॉस का यूज है। कारण क्या है, पार करके जा रहे हैं। अरे हाँ या ना? अगर कोई अगर कोई सीमा हैदर नाम की महिला पाकिस्तान से डेजर्ट पार कर कर इंडिया आ जाती हैं तो भाई साहब एक ओपन एरिया को पार करके ही तो आई होंगी। भाई साहब यहाँ पे अक्रॉस का यूज लगना चाहिए। ये किसका यूज है, अक्रॉस का, क्योंकि ओपन एरिया को पार कर लिया। याद होगी आपको सीमा हैदर, हाँ जी, नेशनल इशू में उनका नाम आता है भाई साहब। तो यहां पर डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट एक ओपन एरिया है। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता था, कोई व्यक्ति अगर नदी को पार कर लेता। सर नदी को कैसे पार करें? तो नदी को चाहे तो तैर के पार करें, चाहे तो आप उसको पुल से पार करें, चाहे तो आप उसको तैर के पार करें, और अगर यहाँ पे पुल हो तो बेटा इसको चल के भी पार कर सकते थे। अरे हाँ या ना? आप चाहे ना उड़न खटोले से उड़ के भी पार कर सकते थे। भाई ये नदी है, ऊपर से एक हवाई जहाज गया, नदी पार हो गई, बस इतना सा समय लगता है। तो जैसे भी आपने किसी ओपन एरिया को पार किया, बस वैसे ही आपका यूज आ जाता है कौन सा प्रेपोजिशन, आप कहेंगे सर अक्रॉस। क्या आ जाएगा, अक्रॉस। कैसा एरिया पार करना है बोलो, आप कहेंगे सर खुला एरिया। एमआई रोड को पार कर लिया तो एमआई रोड तो ओपन टू स्काई है सर। खुला एरिया पार करने के आरोप में अक्रॉस का यूज बिल्कुल ठीक। अब चाहे रेगिस्तान पार हो, चाहे कोई रिवर को पार कर ले, चाहे कोई रिवर को पार करके निकल ले, चाहे कोई रोड को पार कर ले, अरे हाँ या ना, किसी भी सूरत में आप यूज करेंगे, बोलो क्या चीज, क्रॉस। लेकिन बेटा कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो पहले से उस पार हो। जैसे ये भाई साहब यहां बैठे हैं और इनके साथ कोई और आई हैं जो उस टेबल के उस पार बैठी हैं। पार तो नहीं किया लेकिन पहले से उस पार हैं। तो जब पहले से उस पार बैठी हैं तो शी इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल। टेबल के पहले से उस पार हैं, पहले से उस पार हैं तो भी क्रॉस। और अगर पार करके जा रहे होते साहब साहिबा के पास तो भी क्रॉस। खुला एरिया पार करने के आरोप में क्रॉस, और जब कोई पहले से उस पार हो तो भी क्रॉस। भाई मैं सड़क के इस तरफ खड़ा हूं और सड़क के उस तरफ एक पेड़ है, क्या पेड़ पार हुआ है? नहीं सर, पेड़ तो पहले से उस पार है सर। तो जो पहले से उस पार है वहां पर भी एक क्रॉस आता है। द ट्री इज क्रॉस द रोड। क्या कहा मैंने, द ट्री इज क्रॉस द रोड, बिल्कुल ठीक है। पहले से उस पार है तो भी क्रॉस, और पार करके जा रहे हैं तो भी प्रपोजिशन क्रॉस है। तो बेटा यहां हमारे ये वाला लॉजिक क्लियर होता है। आओ इनके सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। यहां आता है, एन ओल्ड मैन वॉक्ड डैश द रोड। तो आप कहेंगे सर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो चल के जाते हैं, रोड को क्रॉस कर लेते हैं। ये लो बेटा अक्रॉस द रोड। इधर आ जाओ बेटा, अगर इस सेंटेंस को बनाया जाए, पहले इसको बना लेते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं बेटा, सीमा जी, सीमा जी वेंट अक्रॉस द डेजर्ट, अक्रॉस द डेजर्ट। इसका मतलब वह है रेगिस्तान को पार करके उस पार चले गई। भाई साहब जो भी एरिया पार करा है वो खुला एरिया है। कोई भी प्रांगण, कोई भी ग्राउंड, कोई भी टेरिटरी जो ओपन टू स्काई हो, उसको पार करने के लिए क्रॉस का यूज बिल्कुल ठीक है। इसके लिए बोले तो भाई साहब क्या आएगा बताओ? तो आप कहेंगे भाई शी इज सिटिंग
टेबल के उस पार बैठी है, तो शी इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द टेबल। इस तरह से मामला अपना सेट होगा, इस तरह से मामला हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से उस पार बैठी। प्रेपोजिशन बिल्कुल ठीक है, अक्रॉस। क्या यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? आपको अलोंग आ गया, अक्रॉस आ गया। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं भाई? भाई प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑन, अपॉन, अपॉन को ऑन टू भी कहते थे, ओवर, अप और अबव। ये पांच हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, बेसिक्स। और इसके बाद हमने आज की रामायण शुरू करी थी अलोंग, अलोंग, अलोंग ये रहा, अलोंग से, अलोंग के बाद हमने अक्रॉस पर। और इससे पहले क्या पढ़ लिया था भाई साहब? यहां देखो, इन और इनटू, इन, इनटू, उसके बाद आ गया अलोंग, उसके बाद आ गया अलोंग और अक्रॉस। और अब चलते हैं अगले प्रेपोजिशन की तरफ, और वो ये रहा। ये लिखा है बेटा थ्रू, बोलो क्या लिखा है? थ्रू। इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखें तो हिंदी लिखी है में से होकर। बेटा पार तो यहां भी हो रहा है, पार तो यहां भी हो रहा है, लेकिन सर एरिया खुला नहीं, एरिया तो बंद दिख रहा है। लिखो बेटा बंद, मैंने कहा बंद, या फिर लगभग बंद, ये बंद या फिर लगभग बंद क्षेत्रफल पार करने पर, हम्म, पार करने पर, आई रिपीट, क्रॉस सम क्लोज्ड और ऑलमोस्ट क्लोज्ड, ऑलमोस्ट क्लोज्ड एरिया। किसी बंद या लगभग बंद क्षेत्रफल को पार करने के लिए भाई साहब हम इसका यूज करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। ये चूहा है, और ये यहां से अंदर की ओर प्रवेश करा इसने, अरे हाँ या ना? और इस एरिया से ये बाहर आ गया। ध्यान से देखें, इसने कौन सा एरिया पार किया है बेटा, खुला या बंद? आप कहेंगे सर बंद एरिया पार किया है। अगर बंद एरिया पार किया है तो बेटा थ्रू आएगा। अगर ये खुला क्षेत्रफल पार करके जाता तो एक क्रॉस लगाते, लेकिन अभी बंद एरिया पार है। ये टनल है बेटा, सुरंग, और यहां से दन दनाती हुई रेलगाड़ी अंदर घुसती है, और बेटा यहां से बाहर आ जाती है। बताइए कैसा एरिया पार किया? आप कहेंगे सर ये तो बंद एरिया पार हुआ है। तो बंद एरिया पार करने के लिए आप क्या लगाते हैं? थ्रू। चलो एक और एग्जाम्पल समझो। मेरे पास एक 5 रुपए का कॉइन था, मैंने अपनी जेब में डाला, लेकिन सर जेब यहां से फटी हुई थी और वो कॉइन नीचे से निकल के गिर गया। बेटा कौन सा एरिया पार हुआ है? आप कहेंगे सर ये एरिया तो बंद एरिया है। बंद या लगभग बंद एरिया पार करने के लिए थ्रू आता है, अरे हाँ या ना? जंगल को पार करके एक व्यक्ति चला गया, जंगल को, जंगल में प्रवेश करता है, जंगल को पार करता है और उस तरफ से बाहर, कौन सा एरिया पार हुआ है? क्या जंगल में आसमान साफ दिखाई देता है? नहीं सर, जंगल को पार करते समय आसमान कभी दिख भी जाता है, मोस्टली नहीं दिखता, यानी लगभग बंद एरिया को पार करने के लिए थ्रू आएगा। आओ मेरे साथ सेंटेंस। द किंग, द किंग वेंट, द किंग वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, द किंग मूव्ड थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होके निकल गया। इसका मतलब जंगल की गिनती कहां होती है ये आपको पता होना चाहिए। जंगल एक खुला एरिया नहीं, जंगल एक बंद या लगभग बंद एरिया है। उसको पार करने के लिए बच्चों थ्रू लग। इधर आ जाओ। अ रैट, अ रैट रैन, अ रैट रैन थ्रू अ पाइपलाइन। इसका मतलब पाइपलाइन से दौड़कर इधर से घुसा, उधर से निकल गया। ऐसे ही यहां पे ट्रेन को निकालो बेटा। द ट्रेन, द ट्रेन मूव्ड थ्रू, द ट्रेन मूव्ड, द ट्रेन मूव्ड थ्रू द टनल। इसका मतलब सुरंग से होके निकल गई।
तो सुरंग से होके निकलकर जाने के लिए, लगभग बंद एरिया पार करने के लिए थ्रू का यूज है। भाई आपका कोई रूम है जिसमें इधर भी दरवाजा इधर भी दरवाजा, यहां से एक चिड़िया अंदर उड़ती उड़ती आई और वहां से बाहर चली गई। भाई सब कौन सा एरिया पार हुआ है, सोचें और बताएं। आप कहेंगे सर जो कमरे के अंदर से गई है तो एक बंद एरिया को पार करके गई है सर, यहाँ पे थ्रू का यूज होगा। अगर आपकी पोजीशंस और आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे तो प्रेपोजिशन में गलती नहीं होने जा रही। इसको कहते हैं बेटा थ्रू। में से होकर कौन सा एरिया पार करना है, बोलो मेरे साथ। बंद या फिर लगभग बंद, टू क्रॉस सम क्लोज्ड और ऑलमोस्ट क्लोज्ड एरिया, है ना, वेयर वी यूज प्रपोजिशन थ्रू। चलिए अब तक हम कौन कौन सी प्रपोजिशन पढ़ चुके हैं। नंबर वन पे वी वेंट थ्रू ऑन, फॉलोड बाय अपॉन, फॉलोड बाय ओवर, फॉलोड बाय अप, फॉलोड बाय अबव। और आज की क्लास में हमने शुरू किया था बच्चों इन, फॉलोड बाय इनटू, फॉलोड बाय अलोंग, फॉलोड बाय अलोंग के बाद में अक्रॉस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टुडे दैट इज थ्रू। इन सारे मामलों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट जैसी बात यहां नहीं रहनी चाहिए, सिंस वी आर स्टडिंग द वेरी बेसिक्स। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो आगे की दौड़ बहुत आसान होने जा रही है। आइए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस से रूबरू होते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, यूज योर ब्रेन और एक बार इनके आंसर तैयार करने की कोशिश कीजिए। आपको मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, फटाफट इनके आंसर तैयार कीजिए, फिर हम जल्दी से इनको डिस्कशन में लेते हैं। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके साथ। अ बर्ड इज सिटिंग दैट इज द ट्री। एक पक्षी पेड़ पर बैठा दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, अ पैरट, शायद पैरट भी तो बर्ड ही होता है। अ पैरट इज सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री। इन दो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में गुमराह करता है। आपको देखना है किसी पेड़ पर पक्षी को बैठा दिया गया है, इधर तो पेड़ पर बैठा है, इधर पेड़ की शाखा पर बैठा है। जब पक्षी पेड़ की जब पक्षी पेड़ की शाखा पर बैठेगा तब तो बेटा ऊपर बैठेगा, और ऊपर बैठेगा तो बेटा ये तो ऊपर से टच करेगा, तो ऑन आएगा। कोई मौका नहीं फील्डर के पास। ब्रांच ऑफ द ट्री, मैंने कहा ब्रांच ऑफ द ट्री, इसके लिए आपका प्रेपोजिशन सेट होगा बेटा ऑन। पहला प्रश्न पढ़ा जाए। अ बर्ड इज सिटिंग डैश द ट्री। एक पक्षी पेड़ पर बैठा है, पेड़ की ब्रांच नहीं दे रखी है, पॉइंट टू बी नोटेड। पेड़ पर बैठा है इसका मतलब, तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, अगर कोई पेड़ बना रहे हैं और पेड़ पर बैठने की क्या ये वाली जगह रिजर्व्ड है? क्या ये जगह होती है पक्षी के बैठने की, या पक्षी कहीं पर भी आंतरिक शाखा में बैठ सकता है? यूज योर ब्रेन। क्या पक्षी के बैठने की एक इकलौती जगह यही टॉप पर है, या कहीं आंतरिक शाखा में छुपकर बैठ सकता है? आप कहोगे सर किसी भी आंतरिक शाखा में, इंटरनल ब्रांच के अंदर बैठ सकता है। जब भी वो पेड़ का जिक्र करता है तो पेड़ के ऊपर नहीं बेटा, पेड़ के अंदर बैठा जाता है। पेड़ कैसा एरिया है? तो बेटा पेड़ एक लगभग बंद एरिया है। जब आप बंद या लगभग बंद एरिया, आई रिपीट, जब आप बंद या लगभग बंद एरिया के अंदर पहले से होते हैं, जब आप बंद या लगभग बंद एरिया के अंदर पहले से होते हैं, इन लगाते हैं। पेड़ में पक्षी बैठा है, अगर पेड़ की ब्रांच पर बैठता तब तो ऑन लगाते, लेकिन पेड़ पर बैठा है सर, इसका मतलब पेड़ के जो भी एक स्प्रेड है, उसका एक उसका फैलाव है, उसके अंदर छुप के कहीं भी बैठ गया होगा। बोला तो यही जाएगा ना, पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो जब पेड़ बोला जाए तब आपको इन लगाना है, और जब ब्रांच ऑफ द ट्री बोला जाए तब आपको बच्चों ऑन का यूज करना। चलो इन दो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। दोबारा समझो, पक्षी को पेड़ पर बैठा रखा हो तो बेटा इन आता है, और पेड़ की ब्रांच पर बैठा रखा हो तो बच्चों ऑन आता है। अरे हाँ या ना, इन बात को अच्छे से जान लो। आगे चलते हैं। ही हैज रिंग डैश हिज इंडेक्स फिंगर। बेटा उंगलियों की बात करता हूं, तो चार उंगलियां और एक अंगूठा है। उंगलियों के नाम होते हैं बेटा, इसको कहते हैं अंगुष्ठा। मैंने कहा अंगुष्ठा, इसको कहते हैं तर्जनी,
इसको कहते हैं मध्यम, इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्ठ। आओ इनके अंग्रेजी नाम सीख लेते हैं बेटा। इसको कहते हैं थंब, थंब नहीं थंब, एम के बाद आने वाला भी साइलेंट होता है। इसको कहते हैं थंब, इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको कहते हैं पॉइंटर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, इसको कहते हैं मिडिल फिंगर, इसको कहते हैं रिंग फिंगर, और इसको कहते हैं लिटिल फिंगर या पनी फिंगर। पनी फिंगर, कुछ लोग इसको चिच्ची उंगली कहते हैं। सर ये गलत बात है, समझे? आपको इसको इन नामों से जानना है। अब मुझे बताइए उसकी अंगूठी कहां पर है? आप कहेंगे सर तर्जनी में। इसका मतलब उंगली में अंगूठी है, उंगली में अंगूठी है, इसका मतलब उंगली के अंदर पहले से है क्या? आप कहोगे हाँ सर। अरे जब कोई चीज पहले से ही अंदर होती है तो क्या लगाते हैं? आप कहोगे इन लगाते हैं। अरे भाई साहब, उंगली में अंगूठी, जरा लॉजिक तो लगाओ। उंगली में अंगूठी कब हो सकती है? जब उंगली को यहां से चीरा लगा के काटा जाए, अंगूठी लेके इसके अंदर रख दी जाए और दोबारा से यहां पे सिलाई वगैरह कर दी जाए, तब आप कहोगे मेरी उंगली में अंगूठी है। क्या कहा मैंने? मेरी उंगली में अंगूठी है, पहले से अंदर है। लेकिन जब भी आप अंगूठी की बात करते हैं बच्चों, ये नाखून बढ़ा देता हूं मैं, इतने नाखून मत बढ़ाया करो भाई। यहां अगर ध्यान से देखें तो ये रहा बेटा अंगूठी, और अंगूठी जो भी बंदे ने पहनी है उसके ऊपर ये जो पड़ा है ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो कोई मुझको प्रेशियस स्टोन लग रहा है। अरे इसका मतलब ऊपर रखी हुई है। ये जो ऊपर का प्रेशियस स्टोन है, चाहे सफायर हो या टोपाज हो या रूबी हो, माणिक के कोई भी पत्थर हो, तो बेटा इसको हम ऊपर से टच कर रहे हैं। ध्यान से देखो, उंगली में अंगूठी तब होती जब हम इसको यहां से काट के अंगूठी अंदर घुसा देते और फिर सिलाई करते, तब तो इन आता। लेकिन जब आप इस तरह से अंगूठी को पहनते हैं तो बेटा ये नग जो है, नग, ये ऊपर से टच कर रहा है, और जब ऊपर से इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है तो बेटा यहां इन नहीं बल्कि उत्तर आना चाहिए ऑन। लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं और यहां इन लगा के बर्बाद होता है। इज द पॉइंट क्लियर? तो याद रखना, किसी भी उंगली में अंगूठी हो, मैंने कहा किसी भी उंगली में अंगूठी हो तो इन का यूज नहीं होगा, ऑन का यूज होगा। आओ आगे चलते हैं बेटा। शिखा जो है वो घुस गई बेडरूम के अंदर, इसका मतलब किसी कमरे के अंदर प्रवेश किया है। अभी मैंने कुछ वर्ष पहले क्या पढ़ाया था आपको? मैंने कहा था, मैंने आपको एक चीज कही थी कि जब भी आप किसी कमरे में, मैंने कहा जब भी आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, इस बात को ध्यान से समझना बेटा, ये कई घर बर्बाद कर चुका है। अंदर घुसने के लिए हमने क्या पढ़ा था बोलो? इनटू। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये एंटर जो वर्ड है, ये जो एंटर वर्ड है, इसके साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं होता है। आई रिपीट, एंटर के साथ इनटू का यूज कब नहीं होता है भाई? जब आप किसी बंद एरिया के अंदर प्रवेश करें। मैं अगर कहता हूं द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, गलत हो गया सर। एंटर के बाद इनटू नहीं आएगा क्योंकि क्लासरूम एक बंद जगह है। किसी भी बंद कमरे में घुसने के लिए, किसी भी बंद क्षेत्रफल के अंदर घुसने के लिए अगर आप वर्ब एंटर यूज में ले रहे हैं तो बेटा ये मामला सरासर बेमानी है। सेंटेंस देखो, द थीफ एंटर्ड डैश द रूम, इसका मतलब चोर कमरे में घुसा। तो जब एंटर वर्ब दे ही दी तो बेटा यहां पे जीरो प्रेपोजिशन या कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर आपका दिल कहे कि इंटू लगाना है, दिल को समझा लेना, ये दिल मरवा सकता है, यहां कुछ नहीं आएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता, इटालियन पास्ता, राफ्ता राफ्ता, एंटर के अलावा कोई भी क्रिया यूज होती, जैसे वेंट, मैंने कहा जैसे वेंट, जैसे केम, जैसे मूव्ड, जैसे वॉक्ड। अब इन क्रियाओं को ध्यान से देखें बच्चों, ये सारी क्रियाओं में आप किसी कमरे के अंदर प्रवेश कर रहे हो लेकिन आपने एंटर वर्ब यूज नहीं लिया है। जब आप एंटर वर्ब के अलावा कोई भी वर्ब यूज कर लेते हैं तो बेटा यहां पे धड़ल्ले से इनटू लगा सकते हैं। इसका मतलब ये वो जगह है जहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और पूंछ में तनाव आए। इज द पॉइंट क्लियर? ध्यान से समझना, किसी भी कमरे आदि में घुसने के लिए एंटर वर्ब के बाद इनटू का यूज नहीं होता। अगर वर्ब बदल के कुछ और वर्ब यूज कर ले और फिर किसी कमरे में घुस जाएं
तो बेटा उस वर्ब के बाद इनटू का यूज सरासर सही है। एक तो इस लॉजिक को समझो, लगे हाथ एक लॉजिक और समझो। अगर मैं कहता हूं राज एंटर्ड, राज एंटर्ड डैश द पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप बिजनेस। कई बार पार्टनरशिप बिजनेस होता है, कई बार केवल पार्टनरशिप होता है, कई बार केवल बिजनेस होता है, कई बार केवल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये व्यवसाय में प्रवेश करने की बात है, ये साझेदारी में प्रवेश करने की बात है, ये किसी पैक्ट में, किसी अनुबंध में घुसने की बात है। अरे कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध, किसी पैक्ट में आप एंटर कर गए, अरे हाँ या ना, कोई संधि समझौते में घुस गए, तो बेटा ये कोई कमरा थोड़ी ना है। तो जब भी आप ध्यान से समझो बेटा, जब भी आप इस एंटर के बाद में किसी कमरे में घुसने की कोशिश तो कर ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाता, अरे हाँ या ना। लेकिन आप किसी साझेदारी में, साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी में, व्यवसाय में या किसी अनुबंध, किसी समझौते के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो बेटा इस एंटर के बाद इनटू का यूज सरासर सही है, सरासर सही है। शी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। शी एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, सरासर गलत है, होना क्या चाहिए था, शी एंटर्ड द क्लासरूम, या फिर शी मूव्ड इनटू द क्लासरूम। तो याद रखना बेटा, किसी भी कमरे आदि में घुसने के लिए एंटर वर्ब के बाद इनटू का यूज नहीं होगा। जब भी किसी व्यक्ति को किसी कमरे में घुसना हो एंटर के साथ जीरो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर अंदर घुसने के लिए, कमरे के बीच में घुसने के लिए एंड के अलावा कोई भी मतलब कोई भी वर्ब यूज में ले ली जाए, तब आप उस वर्ब के बाद इनटू को लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं। जब भी कोई साझेदारी, साझेदारी व्यवसाय, व्यवसाय या फिर अनुबंध या समझौते में प्रवेश कर रहा है, तो बेटा एंटर के बाद इनटू का लगाया जाना सरासर सही होगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आओ मेरे साथ क्वेश्चन की तरफ। यहां दे रखा है शिखा एंटर्ड द बेडरूम। अरे एक शिखा नाम की लड़की है जो प्रवेश कर गई है बेडरूम में। आप कहोगे सर बंद कमरे में घुस रही है और एंटर वर्ब के साथ घुस रही है, तो बेटा यहां पे जीरो प्रेपोजिशन का केस है, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। अरे हाँ या ना, लेकिन बच्चा तो तपाक से लपकता है उत्तर की तरफ कि सर यही तो आएगा। दिल की मत मानो, लॉजिक पे काम कर लेना है। इधर आ जाओ, रानी ने प्रवेश किया है अब की बार किसमें, आप कहोगे सर पार्टनरशिप बिजनेस है, तो एंटर का लगाना सही और इसके बाद इनटू का आना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पे इनटू का लगना बिल्कुल सही माना जाएगा। आओ मेरे साथ, टेबल क्लॉथ इज स्प्रेड डैश द टेबल, इस लॉजिक को भी समझ लेते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किसी टेबल के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर अगर कोई, किसी टेबल के ऊपर अगर कोई फ्लावर वास पड़ा हो, मैंने कहा किसी टेबल के ऊपर कोई फ्लावर वास पड़ा हो, तो आप कहेंगे सर ये तो इसको ऊपर से टच कर ही रहा है। अगर ऊपर से टच कर रहा है, अगर ऊपर से टच कर रहा है सर, तो यहां पर तो ऑन का यूज आना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं किसी टेबल को, ध्यान से समझो, जब मैं किसी टेबल को, जब मैं किसी टेबल को जब मैं किसी टेबल को बेटा ऊपर से ढकने की कोशिश करता हूं, तो बेटा मुजाहरा कुछ इस तरह का होता है। ये मैंने टेबल चादर खोली, मैंने चादर खोली, मैंने टेबल क्लॉथ को, बिछोने को खोला और बेटा इस टेबल पे बिछाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा जी। तो मैंने टेबल के ऊपर बेटा ये बिछौना बिछा दिया, टेबल क्लॉथ बिछा दिया। तो जब बिछाया तो बेटा टेबल क्लॉथ थोड़ा यहां भी लटक रहा था, अरे हाँ या ना, थोड़ा सा यहां भी लटक रहा था, और ऐसे यहां लटक रहा है वैसे हर जगह लटक रहा होगा। थोड़ा इस तरफ भी लटक रहा होगा, अरे हाँ या ना, थोड़ा इस तरफ भी लटक रहा होगा, थोड़ा पीछे भी लटक रहा होगा। जरा ध्यान से देख के बताओ बेटा, इस चित्र में और इस चित्र में क्या डिफरेंस है, सोचें और बताएं। आप कहेंगे
सर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये फ्लावर वास ऊपर से टच कर रहा है इसलिए ऑन आ रहा है, इसलिए क्या लगाना है बोलो, ऑन। लेकिन सर ये जो आपने टेबल क्लॉथ बिछा रखा है ना सर, ये उस टेबल की ऊपर की सतह को ढक के बैठा है। एक तो होता है टेबल के ऊपर ग्लास पड़ा है तो बेटा ऊपर टच कर रहा है, ऑन आ जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की पूरी सतह को कवर करके बैठा है, क्षेत्रफल को ढक के बैठा है, तो जब क्षेत्रफल को ढक के बैठते हैं तो यहां पे एक नया हीरो मार्केट में आता है जिसको कहते हैं बेटा ओवर। बोलो क्या कहा मैंने, ओवर। आओ मेरे साथ, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति यशमैक, अगर कोई महिला यशमैक, यशमैक जानते होंगे आप, इस्लामिक महिलाएं जो हिजाब पहनती हैं उससे उनका ऊपर सिर के ऊपर का एरिया पूरा ढका रहता है, उसको हम बेटा यशमैक कहते हैं। अगर ऊपर का एरिया ढक गया, चाहे हैट से ढके, चाहे कैप से ढके, चाहे स्कार्फ से ढके, अरे स्कार्फ पहनते हैं सर्दियों में, हाँ जी, उसके अलावा चाहे हेलमेट से ढक जाए, अगर ऊपर का एरिया ढक जाता है प्यारे बच्चों, वहां आप ओवर का यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर पर ग्लास रख के डांस कर रहा है तो बेटा पूरा एरिया नहीं ढका है, वो ऑन का यूज है। इज द पॉइंट क्लियर? अगर ये वाला लॉजिक समझ आ गया तो आओ मेरे साथ प्रश्न की तरफ। टेबल क्लॉथ ये बिछाया हुआ है टेबल के ऊपर, दिमाग लगाओ सर, क्या ऊपर का पूरा एरिया कवर? आप कहोगे ये सर मजा आ गया, पूरा एरिया कवर। पूरा एरिया कवर है तो दुनिया ऑन लगाएगी, लेकिन द रूट्स पे पढ़ने वाले स्टूडेंट यहां पर क्या लगाएंगे? अरे बोल नहीं रहे हो, ओवर। इसमें ओवर का यूज होना चाहिए, ऑन नहीं आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट यह लिखा है बच्चों टेबल, आओ इधर देखो, ही इज सिटिंग डैश एन आर्म चेयर। इसकी कहानी भी समझ लो भाई। ये एक मैंने चित्र बनाया है, जरा ध्यान से देखो। इसको आप कहते हैं बेटा, इसको आप कहते हैं स्टूल। बोलो मैंने क्या बोला, इसको स्टूल। ये स्टूल बनाने की एक कोशिश है बच्चों, ये रहा स्टूल। इसका मतलब स्टूल तो हो गया बेटा चौपाया। अरे कौन सा पाया? चौपाया। अगर ये स्टूल है, अगर ये स्टूल है और इसके ऊपर कोई बैठने की कोशिश कर रहा है तो बेटा आपको पता रहे बैठने वाला शायद ऐसे बैठेगा, अरे हाँ या ना? अगर बैठने वाला इस तरीके से बैठेगा, अगर बैठने वाला इस तरीके से बैठेगा तो बेटा ये तो ऊपर से टच करने का मामला है। अरे ऊपर से टच करने के मामले में आप क्या लगाते हो, बता नहीं रहे हो। आप कहोगे सिर्फ ऑन। ये ऑन का केस है। ये बात किसकी बता रहे हैं बच्चों? स्टूल की। लेकिन कभी कभी देने वाला आपको क्या देता है? अरे बता नहीं रहे हो, वो देता है बेटा चेयर। चेयर, अगर मैं चेयर को बनाने की कोशिश करूं तो चेयर कुछ कुछ ऐसी सी होती है। अब इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, आप कहेंगे सर ये तो सेम केस हुआ। अरे हाँ या ना? ये भी तो ऊपर से टच ही कर रहा है। अगर ऊपर से टच कर रहा है तो सर ये केस भी किसका है? ऑन का। लेकिन कभी कभी मामला बिगड़ जाता है जब आपको जब आपको जो चेयर है वो आर्म चेयर दे दी जाती है। मैंने कहा कौन सी चेयर? आपने कहा आर्म चेयर। नाउ व्हाट इज दिस आर्म चेयर? तो बच्चों जान लेना, आर्म चेयर कोई आर्म चेयर नहीं होती है, खास चेयर होती है। इस चेयर में कुछ इस तरह की सी बातें होती हैं। इसका मतलब इस कुर्सी में हत्थे लगे होते हैं, इसको आर्म चेयर कहते हैं। और याद रखना मेरी बात, आर्म चेयर आम नहीं होती, खास होती है। इसका मतलब अब जब कोई व्यक्ति आएगा तो बेटा इस लगभग बंद एरिया के अंदर बैठेगा। अरे हाँ या ना? इस लगभग बंद एरिया के अंदर बैठेगा। अगर इस लगभग बंद एरिया के अंदर बैठेगा तो बेटा तस्वीर कुछ ऐसे बननी चाहिए। अरे हाँ या ना? तब तस्वीर कुछ ऐसी बननी चाहिए, इसका मतलब ये व्यक्ति जो भी है ये इसके अंदर बैठा है। अगर ऐसी ही बात है, अगर ऐसी ही बात है ये व्यक्ति अंदर की तरफ बैठा है तो बेटा ये कुर्सी तो कौन सी है? आप कहोगे सर ये तो खास चेयर है। आम चेयर नहीं, खास चेयर है। और खास चेयर में आप अंदर वड़ के बैठे हो, जी अंदर घुस के बैठे हो, पहले से अंदर बैठे हो, तो बेटा ये केस तो इनका आना चाहिए। तो कान खोल के सुन लीजिए, स्टूल पर बैठेंगे ऑन आएगा, चेयर पे बैठेंगे ऑन आएगा, बेंच पे बैठेंगे ऑन आएगा, डेस्क पे बैठेंगे ऑन आएगा। आर्म चेयर तो खास चेयर होती है सर, उस पर बैठने के लिए अंदर घुस के बैठा जाता है, इन आना चाहिए। सर किसी भी मेज के ऊपर अगर मेज पोश बिछा दिया जाए, सर वहां पूरा एरिया कवर हो रहा है,
ऑन नहीं आएगा सर, ओवर का यूज होगा। बिल्कुल मुस्तैद रहिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर आ जाओ बेटा प्रश्नों की तरफ। यहां दे रखा है, एक लड़का है दीवाना सा, बैठा हुआ किस पर है? आप कहोगे सर खास चेयर पर। खास चेयर पे बैठा है, इसका मतलब अंदर घुस के बैठा हो। अरे हाँ या ना? इधर आ जाओ बेटा, आगे चलता हूं, प्रश्न अगले भी हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, अभी तो बताया था सर, चेयर है या खास चेयर? अगर चेयर पे बैठा है तो ये आम चेयर नहीं है, इसका मतलब ऊपर से टच कर रहा है, तो ऑन आना चाहिए। अरे हाँ या ना? इसको देखो, द स्काई इज कास्ट, इसका मतलब अगर ये आसमां है, ये जमी है, ये आप हो, और पूरा का पूरा जो आसमान है वो ढका हुआ है बेटा, बोलो किससे? आप कहोगे सर बादलों से। और बादल भी कैसे हैं? अरे मावट आने वाली है भाई। अरे बादल कैसे हैं? काले काले बादल। और काले काले बादलों को किन नामों से जानते हो? हम्म? अरे काले काले बादल, काले काले बादलों को आप बेसिकली क्या कहते हो? इनके लिए एक टेक्निकल नेम है बेटा, जो आपको ओडब्ल्यूएस में बताया जाता है। ऐसे बादलों को निम्बस कहते हैं। अरे कौन से बादल? निम्बस, काले बादल। अब मुझे बताओ, क्या पूरा आसमान काले काले बादलों से ढका है? जब ये लड़का ऊपर देखता है तो बेटा इसको आसमान नहीं बल्कि काले काले बादल दिखते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले तो पढ़ाया था, पूरा का पूरा एरिया ढका हुआ है। जब पूरा का पूरा एरिया ढका होता है, चाहे मेज पोस्ट से मेज ढकी हो या फिर ये आसमान ढक गया, तो बेटा कोई मौका नहीं फील्डर के पास। यहां आपका उत्तर डिजाइन होना चाहिए इन पोथियरम, एंड दैट इज ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट, इसका मतलब आसमां की फलक पूरी तरह से बादलों से ढकी है। जब क्रिकेट शुरू होने वाला होता है बच्चों, उससे पहले पिच रिपोर्ट होती है, और पिच रिपोर्ट में कई बार कहते हैं इट इज ओवरकास्ट कंडीशंस। इसका मतलब आकाश में बादल छाए हुए हैं, आपका जो खेल है बीच रास्ते में प्रभावित हो सकता है। कृपया अपनी कुर्सियों की बेल्ट बांध के बैठे, प्रॉब्लम हो सकती है, बारिश आ सकती है। हाँ या ना? ऐसे समय ये आपको पता रहे आसमान का फलक पूरी तरह से छाया हुआ है बादलों से, तो बेटा ये ओवर का यूज है। एक क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया था, क्वेश्चन क्या है? तो बेटा यहां एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, एंड दैट इज अ डॉग इज लाइंग डैश द बेड। आओ बेटा, एक तस्वीर समझो। बेड क्या होता है? तो बेटा बेड में आपको आज बताता हूं बेड क्या होता है। बेड ऐसा होता है, अरे हाँ या ना? इसको कहते हैं चारपाई। चारपाई बोल दो, पलंग बोल दो, या फिर आपका कैसा भी बेड। इस बेड को बताने के लिए हमको क्या करना है? भाई साहब पहले तो बेड होना चाहिए, उसके ऊपर आप क्या बिछाते हो? आप कहोगे सर गद्दा होना चाहिए। ये लो बेटा, मैंने इस पे गद्दा बिछा दिया, इस पे मैंने गद्दा बिछा दिया, ये लो बेटा, ये गद्दा बिछा दिया, चुभना नहीं चाहिए। ये लो बेटा गद्दा बिछा दिया है। अब गद्दे के बाद आप कहोगे सर एक काम करो ना जी, इसके ऊपर एक चादर बिछा दो बढ़िया सी, इसको कहते हैं बेटा बेडशीट। उसके ऊपर मैंने क्या बिछाई? बेडशीट। ये बेडशीट बिछा दी। और बेडशीट आपको पता है ऐसे लटक भी सकती है साइड में, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ या ना? ये लो बेडशीट बिछा दी। क्या बेड पूरा हो गया? आप कहोगे नहीं सर, अभी मेरा फेवरेट जी, गुलाबी पिल्लो नहीं आया सर, यहाँ पे एक तकिया और रख दो, बस अब मुझे मजा आने वाला है सर। अरे हाँ या ना? ऐसे मजा नहीं आएगा बेटा, बेड अभी पूरा नहीं हुआ। बेड में क्या कमी रह गई लाड़ प्यार में? आप कहोगे सर एक चादर भी तो होनी चाहिए थी। अरे हाँ या ना? ये लो बेटा, ये आपके लिए मैंने चादर रख दी, जब भी आओ तो आराम से सो जाना। ये लो साफ सुथरी चादर है, ड्राई क्लीन्ड, ये मैंने यहाँ बिछा दी। अब मुझको बताओ, एक कुत्ता बैठा है, बोलो। अरे अरे प्रश्न पढ़ो क्या लिखा है। अ डॉग इज लाइंग डैश द बेड, कुत्ता बैठा है किसके ऊपर? तो बेटा हो सकता है इस चादर के ऊपर सर्दियां आ गई हैं, आप कंबल लगाओ। हो सकता है आप इसके ऊपर ओढ़ने के लिए रजाई लें, कंबल लें, चादर लें, इट्स ऑल योर डिस्क्रिप्शन। अब अगर कोई यहाँ पे डॉग बैठा है, अब फर्ज कीजिए यहाँ पर कोई डॉग बैठा है, तो बेटा आपको पता है डॉग तो डॉग होता है। अरे हाँ या ना? ये जो डॉग होता है, ये कुछ इस तरह का सा होता है जी। ये यहीं पे बैठेगा, ये इसकी पूंछ है, ये इसके पैर हैं बेटा, और ये यहाँ पे मस्ती से लेटा हुआ है। और क्यों नहीं लेटेगा भाई, उसके मालिक का बेड है, लेटेगा।
अब मुझे बताओ बेसिकली क्या ये ऊपर से टच कर रहा है? आप कहोगे हाँ सर। और ऊपर से टच करने के आरोप में दिल तो क्या कहेगा? बोल नहीं रहे हो। आप कहोगे सर दिल तो कहता है ऑन आएगा। लेकिन सर ये जो बेड है ना, ये बेसिकली बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। आप बेड के ऊपर नहीं बैठते, आप बेड में बैठते हो। बेड को बेसिकली राजस्थानी भाषा में गूदड़ा कहते हैं जी। हाँ जी, गूदड़ा कहते हैं। अगर ये गूदड़े में है तो गूदड़े में होता है, गूदड़े के ऊपर नहीं होता। और अगर गूदड़े में है तो बेटा ये फिर देखने में शायद ऑन लग रहा है, लेकिन ऑन गलत है बेटा। गूदड़े में बैठे होने के लिए इन लगता है। बेटा बेड में बैठे होने पर इन लगेगा। रविवार का रोज हो, कुत्ते को हटाओ साइड में, आप लेट जाओ। हाँ जी, आप बैठ जाओ। अगर आप इसके ऊपर लेटे हुए हो तो बेसिकली ऑन नहीं आएगा, इन आएगा, क्योंकि बेड वर्ड दे रखा है। हाँ जी, डेस्क नहीं है, डेस्क नहीं है, ये बेंच नहीं है, ये बेंच होती तो ऑन आ जाता, लेकिन ये एक वर्ड दे रखा है, बोल नहीं रहा है कौन सा। तो बेटा बेड का मतलब तो बेडिंग की बात हो रही है। और गूदड़े में होता है, गूदड़े में होते हैं। और में इसका मतलब यहाँ इनका यूज होगा, क्या नहीं होगा? ऑन का यूज नहीं होगा। आओ बेटा सेंटेंस की और पूछ करें। अ डॉग इज लाइंग, कुत्ता लेटा हुआ है। बोलो कहां पर? गूदड़े में। अरे गूदड़े में होता है तो इन लगता है, क्या नहीं आता? ऑन। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। पक्षी बैठा है पेड़ पर, तो पेड़ पर तो किसी भी आंतरिक शाखा के अंदर बैठ सकता है, तो इन आना चाहिए। पक्षी बैठा हुआ है पेड़ की शाखा पर। अरे पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा है, ऊपर से टच कर रहा है, ऊपर से टच कर रहा है, तो ये ऑन का यूज होगा सर। अरे हाँ या ना? उसके उसकी तर्जनी उंगली में अंगूठी है, तो क्या बेटा इसको कटवा के अंदर भरवा के आया है? आप कहोगे नहीं सर। ये जब अंगूठी पहनेगा तो अंगूठी ऊपर से जो नग है वो टच करेगा, और ऊपर से टच करने के आरोप में कोई मौका नहीं, फील्डर के पास 4 रन। ऑन का यूज बिल्कुल ठीक। शिखा नाम की लड़की किसी कमरे में घुस रही है और एंटर वर्ब के साथ घुस रही है। जीरो प्रेपोजिशन का केस। यहां कुछ लगा मत देना, उड़ जाएंगे भाई साहब। रानी ने एंटर किया है, बोलो किसमें? साझेदारी व्यवसाय में। साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करने का मतलब किसी कमरे का प्रवेश करना नहीं हुआ। तो यहां पर एंटर वर्ब बिल्कुल ठीक, और उसके बाद इनटू बिल्कुल सही। ये एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन देता है बेटा, और यहां इनटू का यूज सही है। लेकिन कुछ लकीर के फकीर होते हैं जो रटके जाते हैं, गुरुजी ने पढ़ाया था एंटर के बाद इनटू नहीं आता। अरे भाई कब नहीं आता, कब आता है, पता होना चाहिए। टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है टेबल के ऊपर। अगर टेबल के ऊपर ऐसे रखा होता तो ऑन आता, लेकिन सब पूरा एरिया कवर कर गया। अगर पूरी क्षेत्रफल ढक दिया गया तो वहां पर ओवर का यूज होता है, ऑन का नहीं। तो बेटा यहां पे ओवर का यूज सही हुआ, इधर इनटू आ गया था। आगे देखो, एक लड़का बैठा है कहां पर? आर्म चेयर का मतलब हत्ते वाली कुर्सी, उसके अंदर घुस के बैठा होगा, खास चेयर है, इन आएगा, ऑन नहीं आएगा। कुत्ता लेटा हुआ है गूदड़े में, अरे गूदड़े में होने के लिए ना आएगा जी, बेड के ऊपर नहीं, बेड में लेटा है। याद रखना ये बात। आगे क्या है? तो भाई आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? ये रहा। द स्काई इज ओवरकास्ट। जब आप नीचे होते हो, आसमान को देखते हो, उसमें काले काले बादल, जिनको निम्बस कहते हैं, छाए हुए हैं। इसका मतलब आकाश का पूरा फलक ढका हुआ है। भाई साहब पूरा एरिया ढका हुआ है, पूरा क्षेत्रफल ढका हुआ है, इसलिए आप यहां पर ओवर का यूज करते हैं। और ये एक ओवरकास्ट कंडीशन नाम का फ्रेज भी है। अगला देखो, एक लड़का बैठा है चेयर पे या फिर स्टूल पर। तो बेटा आप ध्यान से देखो, चेयर ही तो है, आम चेयर थोड़ी ना है। तो चेयर के ऊपर बैठेगा तो ऊपर से टच करेगा, और इसलिए यहां पर ऑन का यूज बिल्कुल ठीक है जी। सारे के सारे एपिसोड जो हमने अभी देखे हैं बच्चों, सारे के सारे प्रपोजिशन आपकी पलक झपकते ही आपको या तो सही दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं, और अगर आपने बेध्यानी करी एकदम से आपका आंसर गलत भी हो सकता है। इन सारे लॉजिक्स को, इन सारी चीजों को देख लेना, क्योंकि हमारी क्लास क्योंकि हमारी क्लास बिल्कुल बेसिक से शुरू हुई है। मैं कोशिश करूंगा एक भी कंसेप्ट छूटे नहीं। आपको आता है वेल एंड गुड, आपको नहीं आता तो एक एक चीज को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की सभा को देते हैं बेटा विराम। इन सारे क्वेश्चंस को आप दीजिएगा अंजाम। आज की सभा को विराम। थैंक यू सो मच।